चाहे आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीजीएल या सीएचएसएल की, या प्रिपरेशन कर रहे हैं बैंक्स की, हो सकता है आप यूपीएससी की आंसर राइटिंग को बेहतर बनाना चाहते हो अपनी, इन सब लिहाज से इस क्लास को मैंने किया डिज़ाइन। इस 40 मिनट्स के अंदर हर मिनट ऑलरेडी प्लान्ड है। हर सेंटेंस के अंदर से ग्रामर, वोकैबुलरी और कॉम्प्रिहेंशन को मैंने अलग करके रखा है आप लोगों के लिए। शर्त एक ही है, आपकी 6 to 8 आवर्स की लर्निंग इस 40 मिनट के सेशन में छिपी है, अगर आप फोकस के साथ एक और पेन और नोटबुक को अपने हाथ में लेकर के इस वीडियो को देखते हैं। ठीक है ना, फोकस रखना पड़ेगा और जहां बोलूं वहां अपना दिमाग चलाना पड़ेगा। अगर आप ऐसा कर सकते हैं ना तो 6 से 8 घंटे की लर्निंग है इस क्लास के अंदर। चलिए शुरू करेंगे फटाफट से। सभी का वेलकम करता हूं YT योर इंग्लिश ट्यूटर पे ओविल प्राइस पिकल नाम के इस एडिटोरियल के साथ। चलिए कुछ नया सीखते हैं। कह रहा है ऑयल प्राइस का पिकल। ऑयल प्राइस तो आप जानते हैं, तेल की कीमत, तेल के दाम। अच्छा, पिकल क्या होता है? पिकल मतलब सर अचार होता है ना। पिकल का अचार तो मतलब होता ही है, पिकल का एक और मतलब भी होता है डिफ़िकल्ट सिचुएशन। जनरली आप अचार वाला मीनिंग कम देखोगे, है ना, कोई खाने वाने की कोई आर्टिकल होगा वहाँ पे आ जाएगा। वैसे आप पिकल का मतलब ये देखोगे डिफ़िकल्ट सिचुएशन। शी इज़ इन अ पिकल, वो बड़ी मुश्किल कंडीशन के अंदर है। समझ गए? अच्छा, अब डिफ़िकल्ट सिचुएशन आपने मेरे साथ समझा, इसके कौन से ऐसे सिनोनिम्स हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, आपको बार बार देखने को मिलेंगे। देखो, डिलेमा, डिलेमा क्या होती है? धर्म संकट, मझधार। प्रेडिकामेंट, बहुत ही बुरी कंडीशन। डायर स्ट्रेट, बहुत ही बुरी कंडीशन। क्वेंड्री, फुल ऑफ कन्फ्यूजन वाली सिचुएशन, है ना, जिसमें कुछ समझ ना आ रहा आपको। क्वैगमायर, दलदल, ये भी एक बुरी कंडीशन होती है ना, दलदल में फंसे हो आप, क्वैगमायर में फंसे हो। तो पिकल के सबके सब सिनोनिम है। यहाँ कह रहा ऑयल प्राइस से रिलेटेड एक बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन हमारे सामने आ गई है। चलो मालूम चलेगा कौन सी सिचुएशन है इसके टाइटल पैराग्राफ से। कह रहा द इंक्रीज ड्यूटी ऑन फ्यूल कैन फंड वेलफेयर बट आर्बिट्ररी मेथड्स विल हैव इम्प्लीकेशंस। कह रहे जो बढ़ी हुई ड्यूटी है ना, कैसी? इंक्रीज्ड ड्यूटी है, और किस पे? फ्यूल पे। किस पे? फ्यूल पे, ईंधन पे। कह रहे ये जो ड्यूटी है ना बढ़ी हुई, फंड कर सकती है, पैसा दे सकती है, पैसे ला करके दे सकती है वेलफेयर को, लोगों की भलाई के कामों को। कह रहे लेकिन मनमाना जो मेथड है ना, आर्बिट्ररी जो तरीका है हमारा, मनमाना मेथड है, उसके बहुत सारे होंगे इम्प्लीकेशंस, दुष्परिणाम, बैड रिजल्ट्स। समझो इस बात को। कह रहा है ऑयल का दाम आपने बढ़ा दिया ना, जो इंक्रीज ड्यूटी है, जो टैक्स है फ्यूल के ऊपर, अपने ईंधन, डीजल, पेट्रोल के ऊपर, जरूर उससे पब्लिक की भलाई के लिए थोड़ा पैसा निकलेगा, लेकिन मनमाने ढंग से जैसे आप बढ़ाते हो ना, उसके बुरे परिणाम, उसके दुष्परिणाम, बैड जो है ना इफेक्ट्स, जरूर निकल करके आएंगे। समझ गए सेंटेंस को? आते हैं सेंटेंस की ग्रामर में और वोकैबुलरी में। देखो आज ग्रामर थोड़ी सी हैवी है, थोड़ा ध्यान देना आप। वोकैबुलरी तो वही है जो हम रोज़ देखते हैं, थोड़ी सी वही रिपीट हुई है। इम्प्लीकेशन, ऐसी चीज़ जो नतीजा हो किसी दूसरी चीज़ का, रिजल्ट को बोलते हैं इम्प्लीकेशन। पर इम्प्लीकेशन जनरली यूजली बैड ही होता है, अच्छी चीज़ के इम्प्लीकेशन नहीं होते। अच्छी चीज़ के होते हैं कॉन्सिक्वेंसेस, अच्छी चीज़ के होते हैं बेनिफिट्स, खराब चीज़ के होते हैं इम्प्लीकेशन। समझ गए ना? तो रिजल्ट हैं, लेकिन बुरे रिजल्ट्स को कहते हैं हम इम्प्लीकेशंस। आप किसी से बोलते हैं ना, यार तुमने ऐसा किया तो अंजाम बुरा नहीं होगा, है ना, अंजाम अच्छा नहीं होगा, तो उसी को अपने बोलते हैं देयर विल बी इम्प्लीकेशंस, बुरा अंजाम हो सकता है। तो रेमिफिकेशन, कॉन्सिक्वेंस और फॉल आउट, तीनों इसके सिनोनिम है बुरे परिणामों के। चलो दूसरी चीज़, आर्बिट्ररी, ये इतना कंफ्यूज वर्ड है, आप इसका मीनिंग समझ पाने के बावजूद है ना, इसमें आपको 2 क्वेश्चन देता हूँ, आपको समझ नहीं पाओगे। चलो फटाफट से, आपको आर्बिट्ररी और डिस्क्रिशनरी दोनों सिनोनिम हैं, इसके ऊपर ये 2 क्वेश्चंस हैं, आपको फिट करना दोनों में से एक वर्ड को। दोनों जगह 2 ब्लैंक्स में आर्बिट्ररी मनमाना और डिस्क्रिशनरी मनमाना, दोनों में से एक वर्ड को फिट करना है दोनों ब्लैंक्स में। स्क्रीन को पॉज करें, पहले खुद करने की कोशिश करें आप। चलो कई बार बता भी चुका हूँ आपको, आर्बिट्ररी मतलब मनमाना नेगेटिव वर्ड में, नेगेटिव सेंस में। डिस्क्रिशनरी मतलब मनमाना पर पॉजिटिव सेंस में। जब आप पूरा दिमाग लगा करके कोई काम करते हो, मनमाने ढंग से करोगे, अपने दिमाग से करोगे, तब वो आपका डिस्क्रिशनरी डिसीजन है। पर आप बिना दिमाग लगाए कोई काम करो, अंधाधुंध होकर के काम करो, अपने स्वार्थ के लिए कोई काम करो मनमाने ढंग से, तो वो हो गया नेगेटिव वे में आर्बिट्ररी। तो अगर मैं यूँ बोल रहा हूँ ना, द जज गेव एन डैश डिसीजन टू फ्री द प्रिजनर, जज साहब ने एक ऐसा डिसीजन दिया प्रिजनर को फ्री करने का। अगर मैंने यहाँ पे इस वर्ड को रख दिया, किसको? आर्बिट्ररी को।
अगर इसको रख दिया ना, इसका मतलब क्या है, जज साहब बायस थे, जज साहब ने आंखों में पट्टी बांध रखी थी या जज साहब ने पैसे ले रखे थे, समझ गए ना। अब इस केस के अंदर आपको नेचुरली डिस्क्रिशनरी के साथ जाना है अगर क्लोज सेस का क्वेश्चन होता है। कई बार आप देखोगे सर हमने 3 को तो कर दिया, 2 को तो हमने जो है ना वो कर दिया रिमूव एलिमिनेट, 2 ऑप्शन ऐसे बचे जो दोनों ही सिनोनिम थे सर, तब क्या करें, बस तब ये वाली ट्रिक्स आपकी लगेंगी, है ना, आर्बिट्ररी और डिस्क्रिशनरी। अच्छा और देख लो, डिस्क्रिशनरी असेट्स ऑफ जर्नलिस्ट अक्रॉस द कंट्री हैव रेज्ड द पब्लिक। मनमाने ढंग से होती हुई जो जर्नलिस्ट की अरेस्ट है ना पूरे देश के अंदर, उसने पब्लिक को गुस्सा कर दिया, रेज कर दिया पब्लिक को। अब ये बताओ नेगेटिव ढंग से मनमानी है या पॉजिटिव ढंग से मनमानी है। अगर पॉजिटिव ढंग से होती तो रेज नहीं आता मेरे भाई, तब आता क्या, यहाँ पे कुछ खुशी की बात होती, गुस्सा दिलाया ना तो मनमाने ढंग से है, नेगेटिव सेंस में मैं बोलूँगा आर्बिट्रेरी अरेस्ट। समझ गए, दोनों का मीनिंग समझे, फर्क है दोनों वर्ड्स में। आर्बिट्रेरी से वर्ड बनता है पॉजिटिव वर्ड आर्बिट्रेशन, जिसका मतलब होता है सेटलमेंट ऑफ अ डिस्प्यूट, जो कि कोर्ट काम करती है ना, 2 डिस्प्यूट्स को सुलझाने का काम करती है, 2 पार्टियों के डिस्प्यूट को, उसको कहते हैं आर्बिट्रेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रामर का दूसरा कॉन्सेप्ट अपना, ये तो वोकैबुलरी का था, विल हैव। देखो वैसे तो ये कॉन्सेप्ट ऐसा है जो मुझे नहीं समझाना चाहिए आपको, पूरी ग्रामर में आपको मोटे तौर पे शुरू से करवा चुका हूँ, फिर भी चलो टेस्ट कर लेते हैं। कुछ लोगों का सवाल होता है सर कब विल आएगा, कब विल भी आएगा, कब शुड आएगा, कब शुड भी आएगा, कब कैन आएगा, कब कैन भी आएगा। जनरली विल, कुड, शुड, वुड, इनकी जो है ना मॉडल वर्ब्स, इनके बाद में वो कंफ्यूज होते हैं बी लगाना है या नहीं लगाना। अब एक काम करते हैं, ऐसा करते हैं, कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा दूंगा, पहले आप कोशिश करें खुद से इन 8 सेंटेंसेस के अंदर क्या मैंने इनको सही बनाया है या नहीं बनाया। आपको फोकस करना है कैन बी पे, कैन के बाद बी लगा या नहीं लगा, या लगना चाहिए था नहीं लगा, इस चीज़ के ऊपर। स्क्रीन को पॉज करें, पहले खुद से कोशिश करें, फिर मैं आपको कॉन्सेप्ट भी बता देता हूँ फटाफट से। चलो कोशिश ज़रूर करना, ये काम मैं ऑलरेडी आपको करवा चुका हूँ, आज अपना रिवीजन हो रहा है। देखो कैन बी, यहाँ कैन के बाद बी नहीं लगा हुआ। अब इसके पीछे एक रूल है, छोटा सा रूल, क्या, देखो जब जब इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग, बिन, इनमें देखो बी भी आ गया, ध्यान देना इसमें बी भी आ गया है। ये बी आता है सिर्फ मॉडल वर्ब्स के बाद, बाकी के किन्हीं और के बाद में आते हैं। मैं इन सबको इसलिए साथ में ले रहा हूँ क्योंकि ये एक ही फैमिली की वर्ब्स हैं। तो ये जब जब 8 वर्ब्स है ना, ये कौन सी, इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग, बिन, जब जब ये वर्ब्स हेल्पिंग वर्ब बन के आएंगी ना, तब तब इनके बाद क्या होगा, या तो इनके बाद होगा एक नाउन या एडजेक्टिव, तब ये मेन वर्ब बन जाएंगी, या इनके बाद होगी वर्ब की आईएनजी फॉर्म, या इनके बाद होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। समझ गए, बी फैमिली की 8 वर्ब्स हैं, अगर ये आएंगी तो इनके बाद में या तो नाउन या एडजेक्टिव होगा, या वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, या इनके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होगी, एक पैसिव सेंटेंस बनेगा। अच्छा सर चौथी क्या कंडीशन है, अब मेरे भाई चौथी कोई कंडीशन नहीं है। अगर ये 3 कंडीशंस आपको पता है ना, तो ये पहली आपकी सुलझ गई। अब देखो कैसे, कैन, विल, शुड, वुड, ये सब क्या होती हैं, मॉडल वर्ब्स होती हैं। इनको क्या चाहिए अपने बाद, वर्ब का बेयर इन्फिनिटिव चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, इतना तो आप जानते हैं, रोज मैं बताता हूँ आपको। अब देखो यहाँ देखो, यू कैन बी अचीव सक्सेस, तुम सक्सेस को अचीव कर सकते हो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ ना, तुम सक्सेस को पा सकते हो, जरूरी अपनी जो है ना सफलता को पा सकते हो। अगर यहाँ पे कैन के बाद में अचीव नाम की वर्ब लगाऊं, यहाँ से बी को निकाल दूं, अगर कैन के बाद में अचीव नाम की वर्ब को लगाऊं, तो क्या कैन और अचीव सही सेंटेंस बन गया कि नहीं बन गया। कैन को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए थी, अचीव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, यू कैन अचीव सक्सेस नाम से आपका सेंटेंस बन गया। अब ये बताओ इस बीच में बी का क्या काम है, क्या इस बी का कुछ काम है यहाँ पे। मान लो आप बोल दो सर बी भी फर्स्ट फॉर्म होती है वर्ब की, कैन के बाद तो ये भी आ सकती थी, पर बी के बाद में या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, या वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, या एक नाउन या एडजेक्टिव आएगा। ना तो ये नाउन एडजेक्टिव है, ना ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, ना ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, मतलब यहाँ पे बी को आप फिट नहीं कर सकते। समझ गए मेरी बात को। कैन को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए थी, जो कि यहाँ बी बन ही नहीं सकती। अगर मैंने बी डाला तो बी को भी वर्ब की उसके बाद में इन तीनों में से एक सिचुएशन को जो है क्वालिफाई करना है, तीनों में से एक भी नहीं हो रही, तो बी का यहाँ पे काम नहीं है। अब मेरे से आप पूछो सर कैन बी क्यों नहीं लग सकता, इसलिए नहीं लग सकता, यू कैन अचीव सक्सेस ही होता है, यू कैन बी अचीव सक्सेस हो ही नहीं सकता। चलो अगले में बढ़ते हैं, यू कैन सक्सेसफुल,
तुम सक्सेसफुल हो सकते हो। सेंटेंस वही है, लिखने का तरीका अलग है। यू कैन सक्सेसफुल, है ना। सक्सेसफुल क्या होता है, एक एडजेक्टिव है। सक्सेसफुल मैन, सक्सेसफुल वुमेन, सक्सेसफुल किड, सक्सेसफुल चाइल्ड, है ना, किसी भी नाउन के आगे लगेगा। देखो अब कैन के बाद में सक्सेसफुल नाम का एक एडजेक्टिव आ गया। मैं बोल रहा हूँ वर्ब ये जो होती हैं अपनी मॉडल वर्ब्स सिर्फ और सिर्फ बेयर इन्फिनेटिव लेती हैं। सक्सेसफुल नाम का एडजेक्टिव आया हुआ है, हमें चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इस केस के अंदर हम लगाएंगे बी को। समझ रहे हो ना, बी कब लगता है, बी लगता है उन केस के अंदर जब वर्ब ना दी हो, आपको वर्ब लगानी पड़े, क्योंकि मॉडल को सेटिस्फाई करना है। आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बेयर इन्फिनेटिव इस बी फैमिली का बी लगाते हैं। तो यू कैन बी सक्सेसफुल ही हो सकता है, यू कैन सक्सेसफुल नाम का सेंटेंस नहीं बन सकता। अब देखो यहाँ पे सब कुछ पूरा हो गया ना, कैन मिल गया, कैन को मिल गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ भी था कैन, कैन को मिल गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे बी लगाऊंगा तो कैन को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो मिल जाएगी बी नाम की, पर उसके बाद में अचीव नाम की एक दूसरी वर्ब आ जाएगी जो कि बी के साथ सेट नहीं बैठती, तो बी नहीं लगेगा। अब देखो इतना समझ गए तो हमने आगे के सेंटेंसेस के अंदर जहाँ जहाँ जो जो वर्ब आ रही है ना इस मॉडल के बाद विल कुड शुड, उसको हमने रेड कर दिया है। अब फटाफट इस फॉर्मूला को लगाएंगे। शी विल बी हैव अनदर चांस, उसके पास एक दूसरा चांस होगा। विल के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, फर्स्ट फॉर्म हैव आ रही है तो वी का कुछ काम यहाँ पे नहीं है। शी विल हैव अनदर चांस, अब यहाँ पे विल बी हैव नहीं बन सकता, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल चुकी है, यहाँ पे बी बीच में लग ही नहीं सकता। शी विल फायर्ड फ्रॉम हर जॉब, उसको अपनी जॉब से फायर कर दिया जाएगा, उसको अपनी नौकरी से निकाल दिया जाएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म विल के बाद, कैन के बाद, शुड के बाद, वुड के बाद नहीं आ सकती, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फॉर्म वर्ब की हमें लगानी पड़ेगी फर्स्ट फॉर्म, वो बनेगी बी। समझ गए ना। अब देखो बी लगाई, बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, सीधे सीधे पैसिव सेंटेंस बन गया। तो जैसे ही हमारे पास फर्स्ट फॉर्म के अलावा कुछ और आएगा हम समझ जाएंगे, देखते ही यहाँ लगने वाला है बी। समझ गए। दे शुड गो नाउ, शुड के बाद में गो नाम की वर्ब आ गई, फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, यहाँ पे बी लगा के देखो नहीं बैठेगा सेट, क्योंकि बी के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती। दे शुड ओबेइंग देयर पेरेंट्स, उनको अपने पेरेंट्स को ओबे करते होना चाहिए। दे शुड ओबेइंग देयर पेरेंट्स, शुड के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ रही है, हम तो यहाँ पे बी लगा करके ही मानेंगे। अगर बी नहीं लगाया तो शुड के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म गलत हो गई। अब देखो बी लगाया, बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म बनाती है कंटिन्यूअस टेंस को, और ये भी साइड बैठ गया। दे वुड नॉट, ही वुड नॉट बी ईट, वो खाना नहीं खाएगा। वुड के बाद में ईट नाम की वर्ब आ रही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बी का कोई काम नहीं है, निकाल दो। और ही वुड नॉट कॉट बाय पुलिस, यहाँ पे वुड के बाद में कॉट नाम की वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, बीच में बी को लगा दो। तो जब जब वुड के बाद में, कैन के बाद में, शुड के बाद में, विल के बाद में, किसी भी मॉडल के बाद में वर्ब का वेयर इन्फिनेटिव आ रहा हो, वहाँ पे बी नहीं आएगा। अगर ना आ रहा हो तो बी को आपको घुसा देना है बीच के अंदर। घुसाते ही इन तीनों में से एक कंडीशन भी सॉल्व होगी। अगर सॉल्व नहीं हो रही है ना तो वो सेंटेंस गलत है, लगाने के बावजूद आपके बी वो सेंटेंस सही नहीं हो सकता। समझ गए इतना? तो फटाफट से क्विज है, इसको करने की कोशिश करें सॉल्व। 4 क्वेश्चन है इसमें, यही काम आपको करना है, देखना है विल बी, कैन बी, शुड बी, वुड बी आएगा या नहीं आएगा। ठीक है ना। देखो अब ये चीज़ है, अब मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, मुझे बहुत नफरत है इस तरह के कॉन्सेप्ट्स को डील करने की, सच बता रहा हूँ मैं, है ना। कैन बी प्लस में कैन क्या होता है, विल प्लस में विल बी क्या होता है, ये एक्चुअल में सही इंग्लिश को सीखने का तरीका नहीं है। ये सब चीज़ें हर लड़का वो लड़की ऑलरेडी जानती है जिसने बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझा है, कि टेंसेस को अच्छे से सीख लिया मेरे साथ और एक्टिव पैसिव को सीख लिया है। मैंने उन 3 कॉन्सेप्ट्स को मिक्स करके एक फटाफट से ना मैगी बना के दिखाई है आपको। वैसे एक्चुअल में अगर आपको बोलूँ तो मैगी आपको नहीं खानी है, आपको पूरे सिस्टम से इंग्लिश को सीखना है। अगर आप सिस्टम से इंग्लिश को सीखना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि इस तरह की कन्फ्यूजन, बच्चों वाली टुच्ची कन्फ्यूजन आपको ज़िंदगी में ना हो, तो चैनल पर जाकर के पूरी प्लेलिस्ट को देखें। 12 घंटे की ग्रामर मैंने रखी हुई है, टोटल इंग्लिश ग्रामर बाय YET चैनल के होम पेज के ऊपर रखी है। यहाँ देखो 10, 12, 13 वीडियोज़ हैं, जाकर के फॉलो कर लो, मैगी नहीं खानी पड़ेगी। शुरू करें? चलो एक छोटी समरी दे रहा हूँ। समरी ये है मेरे भाई, पेट्रोल के, डीजल के दाम इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल के दाम गिर गए हैं और सरकार ने बढ़ा दिए पेट्रोल डीजल पे एक्स्ट्रा ड्यूटी लगा दी है। अपना एडिटोरियल क्या कर रहा है, आपने जो ड्यूटी लगाई देख करके तो लग रहा है आपने कोरोना के हिसाब से लगाई है और बिल्कुल सही लगाई है ना, ताकि देश को थोड़ा पैसा मिले कोरोना से फाइट करने में। बाकी सब चीज़ें तो बंद है देश में, है ना, पैसा कहाँ से आएगा। कह रहा वो तो देख के लगता है सही लगाई है, पर जैसे ही आपका पास्ट रिकॉर्ड देखते हैं ना, तब आप क्या करते हो, 18 के अंदर इलेक्शन आ गए, उस समय पेट्रोल के प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ने के बावजूद आपने सस्ता कर दिया। कह रहा आपका पास्ट रिकॉर्ड देख करके पब्लिक को लगता है कि आप झूठे हो, है ना। करंट में हो सकता है आप सच्चे हो, पर पास्ट में जो मनमाने ढंग से आपने
वोटों के चक्कर के अंदर ड्यूटी को बढ़ाया घटाया ना, उसकी वजह से आज आपका वाला जो काम है ना वो पिकल हो गया है, बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन हो गई है ना। मझधार में फंस गए हो आप चाहते हो बढ़ाना पर पब्लिक आपको गालियां दे रही है, क्योंकि जब बढ़ाना चाहिए था तब आपने नहीं बढ़ाया वोट लेने के चक्कर में। अब ये कह रहा है जरूर बड़े वक्त की आज की ज़रूरत है बढ़ाना, और आप बढ़ा भी लो, लेकिन अगर मनमाना ढंग आपने नहीं छोड़ा तो ऐसे अच्छे काम भी लोगों को बुरे लगने लगेंगे। जब अच्छा काम होगा लोग पास का आपका रिकॉर्ड देख करके कहेंगे भाई ये तो चोर हैं सबके सब, ठीक है ना। तो ऐसा मनमाने ढंग का काम ना करें, ताकि जब हमें ज़रूरत हो तब हम अच्छे तरीके से जो एक्शन लेना हो उसको ले पाएँ। बस ये इसकी समरी है, सिंपल लैंग्वेज मैंने आपको बता दी है। कोशिश करें इसको 6 to 8 सेंटेंसेस में लिखने की। यही समरी को डिटेल में हम इस ट्यूटोरियल में देखने वाले हैं। लिखने से आप बेहतर बनेंगे। चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। यूनियन पेट्रोल मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रसाद क्या है प्रधान्स recent remark that the center is taking a cautious and conscious approach of ensuring a balance in fuel prices। कह रहे जो मिनिस्टर साहब है ना, हमारे पेट्रोल मिनिस्टर साहब जिनका नाम है ये, इनका हाल में आया हुआ रिमार्क, इनका ताज़ा तरीन जो है टिप्पण क्या दैट वो ये कि जो सेंटर है ना वो टेक कर रहा है, इज टेकिंग वो ले रहा है किसको, एक ऐसे कॉशियस और एक ऐसे कॉन्शियस अप्रोच को। कॉन्शियस होती है सावधानी भरी, कॉन्शियस होती है जानबूझ करके अवेयरनेस वाली। तो कह रहे जानबूझ करके सावधानी के साथ एक अप्रोच को ले रहा है, और किस चीज़ की, इंश्योर करने की, पक्का करने की, एक बैलेंस को, एक संतुलन को। किस में, फ्यूल के प्राइसेस में, पेट्रोल डीजल के दामों में। कह रहा सेंटर एक तो कर रहा है ये वाला काम, इनका कहना था धर्मेंद्र प्रसाद का। अच्छा दूसरा काम क्या कर रहा है, एंड द सेंटर एम्स टू यूज द रिजल्टेंट सेविंग्स फॉर वेलफेयर इज ऑन द फेस ऑफ इट अनएक्सेप्शनेबल। कह रहा है और यही सेंटर है, एम करता है यूज़ करना, इस्तेमाल में लेना, निकल करके आने वाली सेविंग को, पैसे को वेलफेयर के लिए, लोगों की भलाई के लिए। अब देखो इस रिमार्क की वर्ब आ गई। कह रहा है ये रिमार्क है ना, इज वो है अनएक्सेप्शनेबल, ऐसी चीज़ जिस पे हमें कोई भी जो है ना दिक्कत नहीं है, एकदम एक्सेप्टेबल है और सेटिस्फैक्ट्री है। समझ गए सेंटेंस को। ये बीच वाला मैंने छोड़ दिया है, अभी मैं इसको बाद में बताऊंगा, पहले एक बार सेंटेंस को मैं कर दूं रिपीट। मिनिस्टर साहब का ये रिमार्क आया कि सेंटर ले रहा है एक जानी सोची समझी और सावधानी से भरी कॉशियस अप्रोच को, केयरफुल अप्रोच को, इंश्योर करने की, पक्का करने की कि फ्यूल प्राइसेस में बैलेंस बना रहे, और सेंटर एम करता है यूज़ करना निकल करके आने वाली सेविंग को लोगों की भलाई के लिए। कह रहा है ये जो रिमार्क है ना, दिस रिमार्क इज वो क्या है, अनएक्सेप्शनेबल, जिस पे किसी को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं हो सकती। समझ गए सेंटेंस को। सेंटेंस में आप देखो ऑन द फेस ऑफ इट, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है देखने में, ऑन द फेस ऑफ इट मतलब इसके फेस से हमें अनएक्सेप्शनेबल लगता है, इसके अंदर अभी हम आगे जाएंगे, अभी देख कर लगता है ये है अनएक्सेप्शनेबल। समझ गए सेंटेंस को। धर्मेंद्र प्रसाद के रिमार्क की वर्ब आई है इज यहाँ पे, और सेंटर की दो वर्ब आई हैं, इज टेकिंग और एम्स। पूरा एडिटोरियल मार्क्ड है, सब्जेक्ट वर्ब जैसे मैं हर रोज करता हूँ, सब्जेक्ट है सारे के सारे ग्रीन, वर्ब्स हैं सबकी सब पिंक। बहुत हेल्प करता है कॉम्प्रिहेंशन में, देखते जाओ आप आगे। ये आपको काम खुद करना है, सब्जेक्ट और वर्ब को मेरे साथ पकड़ते जाना है। ऑन द फेस ऑफ इट मैंने आपको बता दिया, कॉशियस होता है बहुत सावधानी भरा, कॉन्शियस होता है बिल्कुल अवेयरनेस के साथ, हर चीज़ को आप जानबूझ के करें। अनएक्सेप्शनेबल, जिस चीज़ पे आप एक्सेप्शन ना बना पाएँ, जिस चीज़ के ऊपर आप कोई उंगली ना उठा पाएँ। अनएक्सेप्शनेबल वही चीज़ होती है जो एक्सेप्टेबल हो, सेटिस्फैक्ट्री हो, जिसके ऊपर कोई सवालात ना हो। बढ़े आगे। कर विद ग्लोबल ऑयल प्राइसेस स्टिल अबाउट 45% लोअर देन 2019 क्लोजिंग लेवल्स, डिस्पाइट कोऑर्डिनेटेड सप्लाई कट्स बाय मेजर प्रोड्यूसर्स, India had an opportunity to pass on the benefits to consumers and provide a fillip to becalmed consumption। कह रहा विद के साथ ही, जहाँ पे विद सेंटेंस के शुरू में आ जाए उसका मतलब होता है के साथ ही। कह रहे के साथ ही किसके, दुनिया भर में ऑयल के प्राइसेस के। अच्छा क्या, स्टिल अभी भी अबाउट होने के कितने, 45% कम, और किसके मुकाबले, धन लगा के बता रहा है 2019 के क्लोजिंग लेवल के मुकाबले, 2019 की 31 दिसंबर की शाम को जो क्लोजिंग लेवल था उसके मुकाबले। कह रहा है इसके ग्लोबल प्राइसेस के 45% कम होने के बावजूद। अच्छा कब, बावजूद उस कोऑर्डिनेटेड सप्लाई कट के, उस मिलजुल के किए हुए सप्लाई के कट के मेजर प्रोड्यूसर्स के द्वारा। एक बार रशिया बंद कर देता है थोड़े दिन के लिए सप्लाई, थोड़े दिन के लिए जो है कतर बंद कर देता है, सऊदी अरेबिया बंद कर देता है ना, तो बावजूद सप्लाई कट को करने के, कह रहा है इसके साथ ही ना
इंडिया के पास एक अपॉर्चुनिटी थी, मौका था पास ऑन करने का, आगे दे देने का, बेनिफिट को, फ़ायदों को इसके कंज्यूमर्स को। अच्छा, और मौका था प्रोवाइड करने का, ला करके देने का एक फिलिप को, एक थोड़े से स्टिमुलस को, बूस्ट को, और किसको, एक ऐसी शांत पड़े कंजम्पशन को, हमारे यहाँ के उपभोग को। समझ गए सेंटेंस को? कह रहे पेट्रोल इतना सस्ता हो रहा है बट डीजल जो है 45% नीचे है, बावजूद कोऑर्डिनेटेड सप्लाई कट्स रशिया और ऑयल प्रोड्यूसर कंट्रीज कर रही हैं दूसरी दुनिया भर की। कह रहे इंडिया के पास बड़ा अच्छा मौका था, इस बेनिफिट को अपने कंज्यूमर्स को दे देता, सस्ता पेट्रोल मिलता हमें 20-25 रुपये लीटर का, है ना, और सबको हमारी जो कंजम्पशन जो अभी खत्म हो गया ना, बिल्कुल जो बिकाम्ड हो गया है, उसको मिलता है एक थोड़ा सा बूस्ट। अब आ जाओ सेंटेंस की ग्रामर में, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, ग्रामर आगे देखेंगे। डिस्पाइट की जगह इंस्पाइट ऑफ आता है, बस ध्यान ये रखना है इसके साथ ऑफ जरूर आएगा और डिस्पाइट के बाद ऑफ बिल्कुल नहीं आएगा। दोनों का मतलब एक ही है, 1% का भी फर्क नहीं है, रत्ती भर का भी, पर डिस्पाइट के साथ में ऑफ नहीं लगाना, इंस्पाइट के साथ में ऑफ लगाना है। इसमें बहुत गलती होती है, मैं रोज़ बोलता हूँ इसीलिए, क्योंकि कॉमन एरर से क्वेश्चन हैं। फिलिप क्या होता है? थोड़ा सा बूस्ट, स्टिमुलस, एनकरेजमेंट, इंस्टिगेशन, इंसाइट, है ना, सबका मतलब ये होता है किसी को हल्का सा धक्का देना, फिलिप देना। बिकाम्ड कैसे बना है? जो चीज़ बी है, काम मतलब शांत, बिकाम्ड का मतलब वही है डल पड़ी हुई चीज़, एकदम चुपचाप, तो कंजम्पशन अपने यहाँ भी बिकाम्ड ही है। कह दैट द डीरेगुलेटेड ऑयल मार्केटिंग कंपनीज chose not to reduce pump prices even when crude tumbled last month could be attributed to their caution amid a sharp slump in demand in the wake of the nationwide lockdown। सिंपल सेंटेंस है, दैट से जब भी सेंटेंस शुरू हो इसका मतलब 90% केसेस में यही होगा, ये बात की, क्या ये बात की, दैट प्रोनाउन होगा ना, जब इसके बाद में कोई दूसरा नाउन नहीं होगा, इसका मतलब होगा ये बात की। तो कह रहा है ये बात की, अच्छा कौन सी बात? कि जो डीरेगुलेटेड ऑयल मार्केट कंपनियां हैं ना, हमारी BPCL है, HPCL है, ऑयल की मार्केट करने वाली कंपनियां डीरेगुलेटेड है, सरकार के अभी नीचे नहीं आती रेगुलेशन के। कह रहे इन्होंने चूज़ किया नहीं रिड्यूस करना पंप प्राइसेस को, नहीं कम करना कच्चे तेल के प्राइसेस को, है ना, पंप पे आते हैं जो पेट्रोल पंप पे जो प्राइस आता है उसको। कह रहा इवन व्हेन, यहाँ तक कि तब जब कच्चा तेल लुढ़क गया, टंबल हो गया पिछले महीने। कह रहा ये जो बात है ना, दैट कुड बी एट्रीब्यूटेड, इसको एट्रीब्यूट किया जा सकता है, इसका कारण बताया जा सकता है, इसका ब्लेम रखा जा सकता है किसके ऊपर? टू देयर कॉशन, इनके कॉशन के ऊपर, इनके सावधानी के ऊपर, सचेती के ऊपर। और किन कब? कह रहा अमिड अ शार्प स्लम्प, एक बहुत ही शार्प, एक बहुत ही तीखे से मंदी के बीच, और कब? इन डिमांड, हमारी डिमांड में। और क्यों? इन द वेक ऑफ, बाद में द नेशन वाइड लॉकडाउन, पूरे देश में जो लॉकडाउन हुआ उसके। तो कह रहे कि बावजूद ऐसा होने के इन कंपनियों ने चूज़ नहीं किया प्राइसेस को कम करना, जबकि कच्चा तेल लुढ़क गया पिछले महीने। ये बात को हम इसी तरीके से बता सकते हैं, एट्रीब्यूट कर सकते हैं कि ये है इनका कॉशन इस शार्प स्लंप मंदी के दौरान डिमांड के अंदर, जो कि इन द वेक ऑफ आई है नेशन वाइड लॉकडाउन के बाद। समझ गए सेंटेंस को? बच्चों वाला सेंटेंस है कि नहीं? अब आ जाओ सेंटेंस के अंदर की कुछ वोकैबुलरी ग्रामर देख लेते हैं। इन द वेक ऑफ, इन द आफ्टरमाथ ऑफ और फॉलोइंग, तीनों का मतलब एक होता है। जहाँ भी आ जाए ना, तीनों का आप आपस में एक दूसरे से रिप्लेस कर दो, जो आपको अच्छा लगे वो लगा सकते हो, है ना। तो समझ गए? अच्छा, कुड के बाद में एट्रीब्यूटेड के बीच में बी क्यों आया? ऊपर बताया था ना, बी तब आएगा जब वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है इसके बाद में। अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है तो कुड को सीधे नहीं ले सकती, बीच में बी को लगाना जरूरी है, स्टेप नहीं है अपनी। नॉट है ना, नॉट कभी भी इन्फिनेटिव के बीच में नहीं आता। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बीच में अक्सर नौसिखिया लोग गलती ये करते हैं, बीच में नॉट डाल देते हैं। नॉट कहता है मैं तुम्हारे बीच में नहीं आऊँगा, और टू से तो पहले ही आऊँगा मैं, तो हमेशा नॉट टू होता है, टू नॉट रिड्यूस नहीं बन सकता। ये टंबल वर्ड है, इसका मैंने मतलब बताया आपको, लुढ़क जाना। अब देखो कम होने के बहुत सारे सिनोनिम है इंग्लिश में, डिक्रीज, फॉल, डिक्लाइन, प्लमेट, नोज डाइव, पर इनकी दो कैटेगरी है। कैसी कैटेगरी? पहली कैटेगरी है एकदम किसी चीज़ का कम होना, डिक्रीज शार्पली, है ना। इसके सिनोनिम क्या होते हैं? पहला है टंबल, दूसरा है प्लमेट, तीसरा है नोज डाइव, चौथा है कोलैप्स, पांचवा है सिंक। प्लमेट मतलब गोता मारना, नोज डाइव मतलब नाक के सीध में गोता मारना, जैसे एरोप्लेन आता है ना, ऊपर से प्लेन आता है, नोज डाइव करता है। कोलैप्स मतलब एकदम ढह जाना, सिंक मतलब डूब जाना। तो ये तो हो गए फटाफट से किसी चीज़ के डिक्रीज होने के, डिक्लाइन होने के सिनोनिम। अब एक दूसरे सिनोनिम होते हैं, उसका मतलब होता है जनरल डिक्लाइन, धीमा धीमा डिक्लाइन। उसके क्या है?
फॉल, डिक्लाइन, ड्रॉप, डिप, गो डाउन एंड डिसेंट। ये क्यों बता रहा हूँ फ़र्क? जहाँ पे आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर चूज़ करना हो और आपको ऐसी कंडीशन दी हो कि आपको ना ऐसा बताना हो कि फटाफट से कोई चीज़ डिक्रीज हुई है, तो ये वाले सारे के सारे सिनोनिम नहीं आएंगे, फिर इनमें से एक आएगा। तो फ़र्क करना सीखें, सिनोनिम्स के भी अलग अलग मतलब निकलते हैं। आगे बढ़ते हैं। कह रहा इट इज़ द गवर्नमेंट्स डिसीजन अर्लियर इन मे टू रेज एक्साइज ड्यूटी ऑन पेट्रोल एंड डीजल फॉर अ सेकेंड टाइम इन लेस देन 2 months। कह रहे ये सरकारी डिसीजन ही है, गवर्नमेंट का डिसीजन ही था अर्लियर इन मई के शुरुआत में रेस करने का, उठाने का एक्साइज ड्यूटी को पेट्रोल पे और डीजल पे दूसरी दफ़ा सेकेंड टाइम, और कब? 2 महीने से कम के वक्त में। कह रहे दैट रेजेस सेवरल कंसर्न्स, जो कि रेज करता है, उठाता है बहुत सारे, रेजिस क्या करता है? कंसर्न्स को, चिंताओं को। समझ गए सेंटेंस को? सिंपल सेंटेंस है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये सेवरल कंसर्न्स बताएगा। कह रहा फॉर वन, जैसे कि एक, फॉर वन मतलब जैसे कि एक, कौन सा एक? कह रहा सब्सिक्वेंट टू द लेटेस्ट इंक्रीज द गवर्नमेंट्स टैक्स रेवेन्यू ऑन ए लीटर ऑफ पेट्रोल सोल्ड बाय IOC इन दिल्ली एज ऑन May 16 was 1.8 times the fuel's freight inclusive base price। कह रहा सब्सिक्वेंट टू, बाद में, किसके? इस लेटेस्ट इंक्रीज के सबसे नए आने वाले उछाल के प्राइसेस के अंदर। कह रहे इसके बाद क्या हुआ? सेंटर का जो टैक्स रेवेन्यू था ना, टैक्स से आने वाली जो इनकम थी, रेवेन्यू था 1 लीटर पेट्रोल पे, और कौन सा पेट्रोल? जिसको बेचा गया इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा दिल्ली में 16 मार्च को, एज ऑन 16 मार्च की शाम को। कह रहा ये जो रेवेन्यू था ना, ये 1.8 टाइम्स था, 180% था। किसका? फ्यूल के फ्रेट का, है ना, और जिसमें इंक्लूड क्या है? बेस प्राइस है, जो कि है 18.28। तो सारे प्राइस को जो मिला करके जो प्राइस आ रहा था, उसका 1.8 टाइम्स सेंट्रल का रेवेन्यू था। कह रहा है और ये रेवेन्यू जो था ना, एंड रेप्रेजेंटेड 46% ऑफ फाइनल रिटेल प्राइस ऑफ 71.26। कह रहे जो 71 रुपये में जो पेट्रोल बिक रहा था, 71.26 रुपये में, 26 रुपये में, इसका ये रेवेन्यू कितना था? 40% बन जा रहा था। तो अगर आप 100 रुपये का पेट्रोल भराते हो ना, तो 40 रुपये सेंटर उसमें से आपसे कमा रहा है। कहने का मतलब ये 180% कमा रहा है पेट्रोल और डीजल के ऊपर, आपके ऊपर से। सेंटेंस में देखने वाली चीज़, सब्जेक्ट है रेवेन्यू, वर्ब 2 आई हैं, पहली वॉज, दूसरी रिप्रेजेंटेड। आगे बढ़े। कह रहा विद इकोनॉमिक एक्टिविटी ब्रॉट टू अ नियर स्टैंड स्टिल बाय द लॉकडाउन द सेंटर्स ओवरऑल रेवेन्यू प्रोस्पेक्ट्स हैव कम अंडर सीवियर स्ट्रेन। कह रहे के साथ ही, विद मतलब के साथ ही, और क्या? इकोनॉमिक एक्टिविटी के लाए जाने पे एक स्टैंड स्टिल के ऊपर। कह रहे इकोनॉमिक एक्टिविटी के रुक जाने के साथ ही, और किसके द्वारा? लॉकडाउन के द्वारा। कह रहा है हुआ क्या? जो सेंटर के रेवेन्यू प्रोस्पेक्ट थे ना, जो सेंटर के कुल मिलाकर के कमाई की जो संभावनाएं थी, वो हैव कम आ चुकी हैं सीवियर स्ट्रेन के नीचे, बहुत दबाव के नीचे। कह रहा है एंड फ्रॉम दैट प्रोस्पेक्टिव, उस नज़रिए से द गवर्नमेंट्स मूव टू मैक्सिमाइज इट्स टेकिंग्स फ्रॉम ट्रांसपोर्ट फ्यूल्स इज अंडरस्टैंडेबल। कह रहे उस नज़रिए से ना, सरकार का जो मूव है, सरकार की जो हरकत है ना, मैक्सिमाइज करने की अपनी आवक को, टेकिंग को ट्रांसपोर्ट फ्यूल से, कह रहा वो अंडरस्टैंडेबल है, उसको समझा जाता है। समझ गए ना? तो कह रहा सब कुछ बंद हो गया, स्टैंड स्टिल पे आ गया लॉकडाउन के कारण, सरकार का रेवेन्यू बहुत दबाव के नीचे आ गया, एक पैसा सरकार नहीं कमा रही। इस नज़रिए से सोचें तो सरकार का मूव जो है बढ़ाने का अपने रेवेन्यू को इस ट्रांसपोर्ट फ्यूल से बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल है, इसको समझा जा सकता है। तो कह रहा है बिल्कुल सही करिए सरकार, अगर इस नज़रिए से हम देखें तो। आ जाओ सेंटेंस के अंदर की देखने वाली ग्रामर वोकैबुलरी पे। स्टैंड स्टिल वर्ड पता नहीं क्यों रोज आता है इस एडिटोरियल में, बड़ा शौकीन है ये अपना एडिटर इस वर्ड का। इसके सिनोनिम्स मैं आपको 500 बार तो बता चुका हूँ। आज एक काम करते हैं, आज आप मुझे बताओ स्टैंड स्टिल के 4 सिनोनिम्स मैं हर रोज़ आपको बताता हूँ। हर लड़का और हर लड़की याद करेगी उसको कितने याद हैं, फिर मैं चारों लिखूंगा, देखते हैं आपको याद है या नहीं। चलो, इम्पैस, डेडलॉक है ना, ए डेडलॉक, स्टेलमेट, स्टेलमेट एंड लॉग जैम, इसको ग्रिड लॉक भी बोलते हैं, ग्रिड लॉक। 4 नहीं 5 लिख दिए। अब याद करना आप कितने, आप में से कितनों को कितने याद हैं। अगर आपको इन 4 में से 3 भी याद है ना, तो आप फोकस बना के बैठे हो, और अगर एक भी याद नहीं है ना, तो भाई कुछ तुम्हारी अप्रोच में कोई दिक्कत है। रोज़ मैं वर्ड्स को ना आपके सामने हर रोज़ बोलता हूँ, इसीलिए बोलता हूँ ताकि आप इनको सुन सुन के याद रख पाओ। दूसरी चीज़, अच्छा यहाँ पे इट्स टेकिंग्स आया है, एक मैंने छोटा सा कॉन्सेप्ट बताया था आपको, इट्स वर्सेस इट्स का।
एक में अपोस्ट्रोफी एस है, एक में बिना अपोस्ट्रोफी के एस है। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूँ। मैंने आपसे क्विज के क्वेश्चंस पूछे थे 4 उसी कॉन्सेप्ट में। फटाफट से इन चारों क्वेश्चंस को सॉल्व कर डालो। फटाफट मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ, कॉन्सेप्ट भी एक बार रिपीट कर दूंगा। चलो कोशिश जरूर करना। मुझे पता है आप में से ज़्यादातर लोग समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को। कॉन्सेप्ट ये है, जैसे राजा का राजाज होता है ना, राजा मतलब राजा का, वैसे शाइना का शाइनाज होता है, शाइना मतलब शाइना का। वैसे इट का जब बनाना हो तो उसको बोलते हैं इट्स। अब यहाँ पे अपोस्ट्रोफी ऐसे इस वाले इट्स में नहीं आती। अब इसको लोग क्या समझते हैं, ये तो वही वाला इट्स है, जैसे राजाज है, जैसे शाइनाज है। एक्चुअल में जो अपोस्ट्रोफी वाला इट्स है ना, उसका मतलब कुछ और है। उसका मतलब क्या है, इट इज़ और इट हैज़। तो नाउन्स का पजेसिव केस जरूर अपोस्ट्रोफी एस से बनता है। इस प्रोनाउन जो इट है ना, इसका पजेसिव केस में अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगता। इसमें जब जब लगेगा उसका मतलब होगा इट इज़ या इट हैज़। तो इट इज़ और इट हैज़ की शॉर्ट फॉर्म होती है इट्स। अब ये चारों क्वेश्चन में यही था, आपको आइडेंटिफाई करना है क्या इट का पजेसिव केस बना हुआ है या इट इज़ या इट हैज़ की ज़रूरत है इस सेंटेंस के अंदर। अल्टीमेटली इट्स योर डिसीजन टू मेक। आखिरकार तुम्हारा ही डिसीजन है ये बनाने के लिए, है ना। इट्स योर डिसीजन। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इट इज़ योर डिसीजन। अगर यहाँ पे इज़ नहीं हो तो इस सेंटेंस में कोई वर्ब नहीं है। वो सेंटेंस कोई सेंटेंस नहीं जिसके अंदर वर्ब और सब्जेक्ट नहीं। तो सब्जेक्ट तो इट है, वर्ब है इसके इज़। तो अगर मैंने इट्स लगा रहा हूँ तो गलत है। मुझे एक्चुअल में क्या लगाना चाहिए यहाँ पे, इट अपोस्ट्रोफी एस। समझ गए ना, जिसको मैं ऐसा लिखूंगा इट इज। चलो अगला देख लेते हैं। द रिसर्चर्स डू नॉट नो मच अबाउट दिस वायरस और हाउ इट्स स्प्रेड। रिसर्चर्स नहीं जानते हैं इस वायरस के बारे में ज़्यादा और कैसे ये फैला। हाउ इट हैज़ स्प्रेड, क्या बोलना चाहिए मुझे यहाँ पे, इट हैज़ स्प्रेड। ये ऐसा भी बोल सकते हैं कैसे ये फैलता है, इट इज़ स्प्रेड। स्प्रेड की V3 V2 V1 एक ही होती है। आप इसको V3 मान लो, V1 मान लो, जो मर्जी मान लो। हैज़ के साथ में V3 आ जाएगी, इसके साथ में V3 आ जाएगी, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, इट्स तो बिल्कुल नहीं आ सकता, यहाँ पे आएगा इट अपोस्ट्रोफी एस। हैज़ स्प्रेड भी हो सकता है और इज स्प्रेड भी हो सकता है। कह रहा है इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड ए कंपनी दैट रियली केयर्स अबाउट इट्स पीपल। बड़ा मुश्किल है फाइंड करना एक ऐसी कंपनी को जो अपने लोगों के बारे में केयर करती है। किसके बारे में, अपने खुद के लोगों के बारे में। तो इट्स का मतलब तो वो नहीं होता, इट्स का मतलब होता है वो। बिना अपोस्ट्रोफी के लगाऊंगा तो मतलब हो जाएगा इसके लोग। और यहाँ पे जरूरत है इट इज़ डिफ़िकल्ट, ये मुश्किल है, तो इट अपोस्ट्रोफी एस। समझ गए ना, उल्टा लगा रखा था मैंने दोनों में। इट्स अम्यूजिंग टू वॉच अ रैबिट क्लीन इट्स फेस बाय लिकिंग इट्स फ्रंट पॉज। ये बड़ा अम्यूजिंग है, बड़ा ही देखने में रुचिकर है, बड़ा एंटरटेनिंग है देखना एक रैबिट को कैसे वो अपना फेस साफ करता है लिक करके, चाट के अपने सामने के पंजों को। इट इज़ अम्यूजिंग, इट्स अम्यूजिंग है ना, अपोस्ट्रोफी वाला। कैसे ये अपना फेस साफ करता है, तो इट इज़ फेस नहीं, इट्स फेस। समझ रहे हो ना, जब अपने को पोजेशन बनाना है इट का तो इट्स, अगर पोजेशन नहीं बनाना तो इट इज़, उसमें अपोस्ट्रोफी लगा देंगे। तो हाउ इट क्लीन्स इट्स फेस एंड बाय लिकिंग इट्स फ्रंट पॉज। आई थिंक समझ गए होंगे, क्विज को मैंने सॉल्व करवा दिया है जिस लास्ट क्लास में मैंने आपसे पूछा था। चलो आगे बढ़ते हैं। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, बार बार रिपीट करता हूँ, जो लोग अभी आ रहे हैं चैनल पे तुमको पता लगे पुराने कॉन्सेप्ट हम कर चुके हैं। कह रहे स्टिल, फिर भी द फैक्ट दैट द गवर्नमेंट हैज़ कंसिस्टेंटली टिंकर्ड विद द ड्यूटी स्ट्रक्चर through recent years of largely benign oil prices undermines the benefits from pricing deregulation। कह रहा फिर भी ये बात, ये फैक्ट, ये सूचना, ये इंफॉर्मेशन दैट वो ये कि सरकार ना हैज़ कंसिस्टेंटली टिंकर विद, वो कंसिस्टेंटली टिंकर विद कर चुकी है, लगातार पंगे लेती आ चुकी है ड्यूटी की स्ट्रक्चर के साथ, टैक्स के ढांचे के साथ। और कैसे, वाया या थ्रू लास्ट रिसेंट ईयर के लंबे तौर पे या मोटे तौर पर लार्जली बिनाइन ऑयल प्राइसेस के। ऐसे ऑयल प्राइस चले हैं रिटर्न के अंदर जो बिनाइन है, बिल्कुल काइंड है, बिल्कुल भी हार्श नहीं है, बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं है। समझ गए ना। तो कह रहे हैं जो फैक्ट है ना, सरकार पंगे लेते आ रही है ड्यूटी की स्ट्रक्चर से पिछले कई सालों के काइंड ऑयल प्राइसेस के होने के बावजूद। कह रहे हैं ये जो फैक्ट है ना, अंडरमाइन करता है, कमज़ोर बनाता है बेनिफिट्स को, उनको जो फ़ायदों को, किसके, जो प्राइसिंग की डीरेगुलेशन से आए हैं। और कैसी डीरेगुलेशन, दैट ऑट टू हैव अक्रूड टू ऑयल कंपनीज एंड कंज्यूमर्स, जो कि ऑट टू हैव अक्रूड, अक्रू हो जाने चाहिए थे, इकट्ठे हो जाने चाहिए थे ऑयल कंपनी के पास और कंज्यूमर्स के पास। सेंटेंस कॉम्प्लिकेटेड है, डरना मत, एक बार रिपीट करता हूँ, लास्ट टाइम आप देखोगे 10 सेकंड में समझ जाओगे। फिर भी ये फैक्ट कि सरकार पंगे लेते आ रही है टैक्स की स्ट्रक्चर के साथ,
पिछले कई सालों के जो मोटे तौर पे सीधे साधे ऑयल प्राइसेस हैं उनके बावजूद, है ना, कोई हबड़ा तबड़ी इस प्राइसेस में देखी नहीं है हमने, बिना ही ना बिल्कुल। कह रहा है ये जो फैक्ट है ना कमज़ोर बनाता है बेनिफिट्स को। कौन से? जो प्राइसिंग डिरेगुलेशन से आते हैं, प्राइसेस को मार्केट के साथ जोड़ देने से आते हैं कच्चे तेल के। कह रहे ये वो बेनिफिट्स हैं जो कि अक्रू हो जाने चाहिए थे, और टू हैव अक्रूड, ऑयल कंपनियों को, तेल की कंपनियों को और हमारे कंज्यूमर्स को। सेंटेंस का मतलब क्या है? प्राइस हमारे डीरेगुलेट हैं कच्चे तेल के। जैसे कच्चे तेल के दाम इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ेंगे, हमारे दाम भी बढ़ जाएंगे, हम जो पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरवाते हैं। कह रहा है डीरेगुलेशन होने के बावजूद जब जब प्राइस कम होते हैं आप तो जो है ना प्राइस को बढ़ा देते हो, छेड़छाड़ कर देते हो ड्यूटी स्ट्रक्चर के साथ। तो इससे क्या हो रहा है? कंज्यूमर को तो लास्ट में नुकसान ही हो रहा है। जब बढ़ते हैं तब भी बढ़ाना, जब कम होना है तब आपने ड्यूटी स्ट्रक्चर को छेड़ देना। तो कंज्यूमर ऑयल कंपनियां कभी भी फायदे को उठा नहीं पा रही। अब समझ गए सेंटेंस को? सेंटेंस की ग्रामर, पहले वोकैबुलरी देखते हैं फिर ग्रामर देखेंगे। टिंकर विद फ्रेजल वर्ब है, पंगे लेना, किसी चीज़ के साथ रिपेयर करना। अंडरमाइन, कई बार बताया मैंने आपको, आपके अंडर पाँवों के नीचे माइन खोद दूं, सुरंग खोद दूं, आपको गिराने का काम करूं। अंडरमाइन ये होता है किसी चीज़ को कमज़ोर बनाना, किसी चीज़ को अंडरमाइन करना। और टू हैव अक्रूड पे 2 क्वेश्चन है मेरे आपसे, फटाफट से दोनों सेंटेंसेस को देखें और बताएं इनमें क्या चीज़ आपको ऑड या अनग्रामेटिकल लग रही है, ख़राब लग रही है। चलो सबसे पहले ये पहला वाला सेंटेंस देखते हैं। इसमें अक्रू के ऊपर सवाल है आपका। मैं बैंक में गया, आई वेंट टू द बैंक, और विड्रॉ कर दिया अपने इंटरेस्ट को जो मेरी एफडी पे अक्रू हुआ था। अक्रू का मतलब क्या होता है? ऐसी चीज़ जो आपके नाम चढ़ गई है, अभी तक आपने उठाई नहीं है, है ना। जैसे आपकी तनख्वाह है, आपकी सैलरी है, 30 तारीख तक अक्रू हो जाती है, वो मिली नहीं है आपको, मिलने के बाद तो पेड हो जाएगी, मिलने से पहले आपके नाम चढ़ गई है, अक्रू हो गई। तो मेरी एफडी पे जो नाम इंटरेस्ट चढ़ रहा था, मैं उसको निकालने बैंक चला गया। अब दिक्कत क्या है? अक्रू अपने बाद में टू नाम का फिक्स प्रपोजिशन लेता है। क्या लेता है? टू नाम का फिक्स प्रपोजिशन लेता है। सर मेरे को कैसे पता लगेगा? अरे अभी बताया तो सही मैंने, ऐसे ही मैं सबका बताऊंगा। वो रीडिंग तुम करोगे तब तुम्हें ध्यान भी रखना है, नोट्स इसके बना लो। रीडिंग रीडिंग रीडिंग, बस यही तरीका है इसका। मैं आपको रेडीमेड मसाला दे रहा हूँ, आपको करनी है रीडिंग, है ना। अच्छा दूसरा देख लो। द बैंक टोल्ड मी दैट इंटरेस्ट ought not have accrued yet। बैंक ने बोला यार इंटरेस्ट आपका अभी भी हो सकता है हुआ होगा, अभी तक आपका अक्रू नहीं हुआ होगा। मैं इंटरेस्ट को निकालने गया, बैंक ने बोला यार वो तो अकाउंट में आ जाएगा आपके। मैंने बोला यार नहीं आया वो तो अकाउंट में। तो बैंक ने क्या बताया? अरे अभी अक्रू ही नहीं हुआ होगा, अभी 30 दिन पूरे नहीं हुए शायद एफडी के अक्रू होने के जो है इंटरेस्ट को। दिक्कत क्या है? ओट अपने बाद में हमेशा टू लेगा, तो यहाँ मैंने टू नहीं लगाया, पहली गलती तो ये। अब जैसे टू लगाया एक और गलती कर गया, वो क्या? जब जब टू आएगा उसके बाद में जो नोट आ रहा है ना उसको टू से पहले शिफ्ट करना है, तो ought not to हो जाएगा यहाँ पे, है ना। तो ought to नहीं, ought not to have accrued yet। स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ कैसे आप कंफ्यूज होते हो, बस यही कंफ्यूजन होती है आपकी। चलो आगे बढ़ते हैं बड़ा। ये फिक्स प्रेपोजिशन, फ्रेजल वर्ब, इडियम फ्रेजेस सब करवा चुका हूँ मैं 4 महीने में खबरी के ऊपर। जो लोग फॉलो कर रहे हैं उन लोगों को पता है। आजकल रात को 9 बजे क्विज आता है, रात में 8-10 मिनट का, उसमें पिछले 4 महीने में जो मैंने सिखाया है उसको मैं आपको क्विज के जरिए फिर से रिवाइज कराता हूँ। नहीं फॉलो कर रहे हो तो चले जाना, खबरी के ऊपर सारा मटेरियल रखा है। चलो आगे बढ़े। कह रहा बैक इन 18 ahead of key assembly elections, the center had cut the excise duty at a time when global crude prices were on the ascent। कह रहा 2018 के अंदर, बैक इन 2018, अहेड ऑफ पहले, अच्छा किसके पहले? बहुत ही इंपॉर्टेंट असेंबली इलेक्शन से पहले, है ना, विधानसभा के चुनाव से पहले, जो सेंटर ने हेड कट कम कर दिया था एक्साइज ड्यूटी को। क्यों? कह रहा एट ए टाइम, ऐसे एक वक्त जब ग्लोबल क्रूड प्राइसेस थे ना वो थे ऑन द असेंट, चढ़ाई पे, सारी दुनिया में क्रूड प्राइसेस बढ़ रहे थे। कह रहा उस समय हेड कट कम कर दिया था। क्यों? इन ऑर्डर टू, करने के लिए, मिनिमाइज, कम से कम, किसको? एनी इलेक्टोरल फॉलआउट को, किसी भी चुनावी दुष्परिणाम को, बुरे इफेक्ट को। और किससे? फ्रॉम अनचेक्ड फ्यूल कॉस्ट से, ऐसी फ्यूल की कॉस्ट से जो अनचेक्ड है, अनकंट्रोल्ड है। तो कह रहे 18 में आपको लगा विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं, हम वोट ना जो हमारे खो जाएं, तो इस चक्कर में आपने जब प्राइसेस बढ़ रहे थे बावजूद इलेक्शन को देखते हुए आपने मिनिमाइज कर दिया ताकि हमारे वोटर को इलेक्टोरल फॉलआउट का सामना ना करना पड़े अनचेक्ड फ्यूल कॉस्ट के कारण। समझ गए सेंटेंस को? सिंपल सेंटेंस है। फॉलआउट वर्ड को नोट करें, इम्प्लीफिकेशन, रेमिफिकेशन, बैड इफेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे द गवर्नमेंट्स गोल ऑफ मैक्सिमाइजिंग रेवेन्यू फ्रॉम फ्यूल प्रोडक्ट्स टू फंड वेलफेयर मेजर्स कैन ओनली बेयर फ्रूट इफ डिमांड फॉर पेट्रोल एंड डीजल रिमेन्स अनअफेक्टेड बाय द कंटिन्यूइंग हाई कॉस्ट। कह रहे सरकार का जो गोल है ना मैक्सिमाइज करने का रेवेन्यू को फ्यूल प्रोडक्ट से ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने का। और क्यों?
ताकि फंड कर पाए, पैसा दे पाए वेलफेयर के मेजर्स को, भलाई के कदमों को लोगों की। कह रहे ये जो गोल है ना, ये तभी फ्रूट बेयर करेगा, इसका फल तभी निकलेगा, इसका तभी प्रभाव पड़ेगा अगर डिमांड जो है पेट्रोल और डीजल की बनी रहती है अनअफेक्टेड, अप्रभावित, और किसके द्वारा, कंटिन्यू होती हाई कॉस्ट के कारण। कहने का मतलब क्या, मान लो आपकी मंशा सही है, इस बार आपने सिर्फ इसलिए बढ़ाया ताकि कोरोना के कारण आप लड़ पाओ, उस पैसे को यूज़ कर पाओ। कह रहा अगर आप इतना महंगा कर दोगे लोग भरवाएंगे नहीं पेट्रोल, कम से कम चलाएंगे अपनी गाड़ियाँ, तो आप जो है ना उसका आपका पूरा जो है फल नहीं भुगत पाओगे अपने इस गोल का। तो थोड़ा सा आपको इस बारे में भी सोचना है, इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा देना। समझ गए सेंटेंस को। कह रहा विथ curbs on interstate road transport still in place, contracting automobile sales unlikely to recover anytime soon, job losses and pay cuts sure to shrink household budgets, it is hard। सेंटेंस लंबा है, इतना ही पढ़ेंगे पहले। कह रहे विद के साथ ही, कर्ब्स कंट्रोल के, और किसके ऊपर, इंटरस्टेट रोड ट्रांसपोर्ट के अभी भी इन प्लेस में होने के साथ ही, अभी भी लगे होने के साथ ही। तो कह रहे अभी भी कंट्रोल लगा हुआ है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता, बसें कारें जो है नहीं जा सकती। कह रहे इसके साथ ही, अच्छा और कौन सी चीज़ के साथ, कॉन्ट्रैक्ट होती हुई ऑटोमोबाइल सेल के साथ, दोपहिया चौपहिया वाहनों की कम होती हुई बिक्री के साथ, और कौन सी बिक्री, जो कि अनलाइकली है रिकवर होना बहुत जल्दी, एनी टाइम सून, 2-4-6 महीने में आप देखोगे नहीं सेल ज़्यादा बढ़ती हुई। अच्छा तीसरी कौन सी चीज़, जॉब के लॉसेस, नौकरियों के जाने के साथ ही, और चौथी चीज़ पे के कट्स, तनख्वाहों के कट जाने के साथ ही। कह रहा है और कौन से कट हैं, श्योर टू श्रिंक हाउस होल्ड बजट्स, जो कि पक्का ही श्रिंक कर देंगे, कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे, कम कर देंगे घरों के बजट को। कह रहा है ये सारी की सारी बीमारियों के साथ ही हुआ क्या, कह रहा है इट इज़ हार्ड, बड़ा है ये मुश्किल, और क्या, टू सी, देखना, अच्छा किसको, ट्रांसपोर्ट फ्यूल की डिमांड को, वाहनों से जो पेट्रोल यूज होता है उस डिमांड को रीबाउंड होना, है ना, उसका निकल करके आना, और कहाँ पे, टू प्री लॉकडाउन लेवल्स, लॉकडाउन से पहले के लेवल पे। कह रहा फॉर एटलीस्ट 1 और 2 क्वार्टर्स, कम से कम 1 से 2 क्वार्टर तक। तो कह रहा ना लोगों के पास पैसा है, ना लोगों के पास नौकरी है, ना स्टेट से पार बसें जा रही हैं, ना ऑटोमोबाइल बिक रहे हैं, बड़ा मुश्किल है, आप डिमांड को फिर से खड़ा हुआ नहीं देखोगे जैसी प्री लॉकडाउन लेवल्स में हुआ करती थी। कम से कम 2 क्वार्टर तो आप नहीं देखोगे, 6 महीने नहीं देखोगे। समझ गए सेंटेंस को, ऐसे ही पढ़ना होता है इसको। रिबाउंड नाम का वर्ड नोट करें, बाउंड मतलब उछलना, री मतलब फिर से, किसी चीज़ का गिर करके उछलने का काम होता है, उसको कहते हैं रिबाउंड करना, रिस्टोर होना, रिवाइव होना। अब यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, मैं आपसे डिस्कस करूँगा, रिपीट करूँगा इनफैक्ट। इस सेंटेंस के अंदर मुझे एक एरर बताओ, अगर आप बता सकते हो तो। ये एक रियल सेंटेंस है, रियल मतलब रियल क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है, मैंने 1-2 बार इसको कहाँ देखा था, मेरे को अच्छे से याद नहीं है, मतलब मिलता जुलता एक सेंटेंस है, एग्जाम में आया हुआ। आप इसमें कोई एरर मुझे बता सकते हो तो बताओ। चलो इसमें एरर है, बहुत बढ़िया, कॉन्सेप्ट बेस्ड है, मज़ा आ जाएगा आपको सुन के। देखो 4-5 बार बता चुका हूँ मैं, इसको बड़ा कर देता हूँ। सी, वॉच, लिसन और हेयर, इन चारों वर्ब्स का क्या काम है, ये अपने बाद जिरेंड भी लेती हैं वर्ब के आईएनजी फॉर्म, ये अपने बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बेयर इंफिनिटिव भी लेती हैं, बस मतलब दोनों का बदल जाता है। अलीशा लिसनड हर बॉयफ्रेंड टॉकिंग टू अनदर गर्ल ओवर फोन, अलीशा लिसनड हर बॉयफ्रेंड टॉक टू अनदर गर्ल ओवर फोन। अलीशा ने सुना अपने बॉयफ्रेंड को बात करते हुए दूसरी लड़की से फ़ोन के ऊपर। दूसरे का मतलब भी यही है। अब इसमें फ़र्क है, फ़र्क क्या है, टॉकिंग लगा दिया ना, इसका मतलब अलीशा ने ना तो पूरी बात सुनी, कब शुरू हुई कब ख़त्म हुई, उसने देखा वो बात कर रहा था, उसने सुना। दूसरे केस में क्या है, शुरू से लास्ट तक, टॉक जो है ना, शुरू से लास्ट तक उसने पूरे के पूरे एक्शन को देखा। तो दोनों में फ़र्क क्या है, एक में इसने पार्शियल एक्शन को देखा है, दूसरे में इसने फुल एक्शन को देखा है। पार्शियल एक्शन दिखाएंगे हम वर्ब के आईएनजी फॉर्म से, फुल एक्शन हम दिखाएंगे वर्ब के बेयर इंफिनिटिव से। अगर इसको मैं यहाँ लगाना चाहूँ इस कॉन्सेप्ट को, तो यहाँ पे सेंटेंस इस आईएनजी फॉर्म के कारण गलत बन रहा है। मैंने पूरी सिचुएशन को अनफोल्ड होते हुए देखा है अपनी खुद की आंखों से, होल सिचुएशन, देखो पूरी सिचुएशन को देखा है, शुरू से लास्ट तक देखा है। अब अनफोल्डिंग का काम नहीं है यहाँ पे, अब काम है अनफोल्ड का। क्या बताएगा अनफोल्ड, शुरू में सिचुएशन जहाँ से थी लास्ट में जहाँ तक पहुँची, शुरू से लास्ट तक मैंने देखा। ये चारों जो वर्ब्स हैं ना, वो इसी तरह से बिहेव करती हैं, सी, वॉच, लिसन टू एंड हेयर। अब एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जानबूझ करके मैंने एक यहाँ एरर छोड़ी है, कुछ लोगों ने पकड़ी होगी, कुछ ने नहीं पकड़ी होगी, ध्यान रखें हमेशा। आप सेंटेंस में कोई अगर कॉन्सेप्ट सीख रहे हो तो पिछले कॉन्सेप्ट को नहीं भूल जाना है। लिसन अपने बाद में हमेशा टू लेगा,
अगर टू नहीं लगाया लिसन के बाद में तो आपका सेंटेंस है गलत, फिक्स प्रपोजिशन है। तो लिसन टू होता है, अगर ये सेंटेंस में जो हम कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं उसके चक्कर में टू को मिस नहीं कर देना। बढ़े आगे, बस यहाँ पे यही हुआ है। हम देखेंगे रिबाउंड होता हुआ, क्या कहाँ दिखा रहे हैं ना, इट इज़ हार्ड टू सी ट्रांसपोर्ट फ्यूल डिमांड जो है रिबाउंड। चलो कर ऐड टू दैट द फैक्ट दैट द सेंटर्स डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट ऑफ 2.1 लाख करोड़ फॉर दिस फिस्कल हैड इंक्लूडेड अ स्टेक सेल इन BPCL। कह रहे ऐड कर दो, जोड़ दो उसमें ये फैक्ट, उसमें ये वाली बात। अच्छा कौन सी? सेंटर का जो एम्बिशियस महत्वाकांक्षी डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट है, और किस चीज़ का? 2.1 लाख करोड़ का। डिसइन्वेस्टमेंट जानते हैं ना, सरकारी कंपनी में से अपनी हिस्सेदारी को प्राइवेट लोगों को बेच देना IPO BPO के जरिए। कह रहा है इसमें ये वाले फैक्ट को अगर जोड़ देना, कह रहा है जो टारगेट है इस साल का फॉर दिस फिस्कल, ये टारगेट इंक्लूड करता था, इसमें शामिल था एक स्टेक, एक हिस्सेदारी की सेल, बिक्री BPCL की नाम की कंपनी के अंदर भी। कह रहा है और दूसरी चीज़, द पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स प्राइसिंग अप्रोच गेट्स इवन मोर कॉम्प्लिकेटेड। कह रहा अगर ये ऐड कर देना तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग अप्रोच जो है ना और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लेक्स या जटिल हो जाती है। आप BPCL को बेचने वाले थे प्राइवेट लोगों को, अभी हमें पता लगा BPCL से तो आप जो मर्जी काम करवा लेते हो, कठपुतली बना करके बिना बात के पेट्रोल के दाम बढ़वा लेते हो। अगर आपने 2.1 लाख करोड़ कमाने थे BPCL जैसी कंपनियों को बेच करके, अब शायद ज़्यादा लोग इनको लेने के लिए नहीं आएंगे। तो आपके टारगेट क्या होगा? अगर मनमाने काम करोगे तो शायद BPCL को लोग ना खरीदें, समझ गए ना। तो कह रहा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है ये अप्रोच। विद पोटेंशियल इन्वेस्टर्स अनलाइकली टू बी इम्प्रेस्ड बाय द लैक ऑफ ऑटोनॉमी। बस वही बात कर रहा है, कह रहा है जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं जिनमें ताकत है इन्वेस्ट करने की, वो अनलाइकली होंगे, ज़्यादा उनकी लाइकलीहुड नहीं होगा इम्प्रेस होने का, ज़्यादा इम्प्रेस नहीं होंगे वो। किससे? जो कमी है ऑटोनॉमी में, जो कमी है आत्मनिर्भरता में, किसमें? इस सेक्टर की। कह रहे इसके साथ ही इट इज़ द गवर्नमेंट्स इंटरेस्ट नॉट टू रिस्क द हेल्थ ऑफ द गूस दैट लेज द गोल्डन एग्स। कह रहे ये सरकार का जो है ना इंटरेस्ट होना चाहिए, ये सरकार की भलाई होनी चाहिए कि वो रिस्क ना करे हेल्थ को, और किसकी? उस गूस की, उस हंस की जो सोने के अंडे देती है। अगर BPCL से पैसे कमाने थे, लोगों को आपने ऐसा इंप्रेशन दे दिया है BPCL तो सरकार की कठपुतली है, इसमें पैसा मत डालना। तो कह रहा है अगर ऐसा हुआ तो इन्वेस्टर्स ज़्यादा होंगे नहीं इम्प्रेस्ड, और सरकार की भलाई यही है सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को रिस्क में ना डाले, इसको पूरी ऑटोनॉमी रखने दे। गूज का मतलब क्या होता है? गूज होती है एक टाइप ऑफ हंस, वैसे हंस नहीं बोलते, हंस को स्वान बोलते हैं, गूज एक टाइप ऑफ हंस होती है, इंडिया में नहीं मिलती। चलिए सिंपल सा ट्यूटोरियल था, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, आज का अपना खत्म हुआ। आई थिंक सबको 100% अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी। अच्छा लगा और लगा ही होगा क्योंकि इतना आपने देख लिया है। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना, आपके शेयर करने से चैनल की स्टैंडिंग अच्छी होती है, वीडियोस को ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है ना। तो अभी अपना काम पूरा हुआ, अब आपका काम शुरू होता है, शेयर करके चैनल को हेल्प करें ग्रो करने में। फटाफट से समरी डाल दें, जो क्वेश्चंस के आंसर पूछे हैं फटाफट उनको डालें कमेंट सेक्शन में, वही देखूंगा कमेंट सेक्शन में, गलत होता है तो सही कर दूंगा। तो इजाज़त दें मुझे अगली वीडियो तक के लिए, साइनिंग आउट।